आजकल आसान हो गया है पुलिस के लिए, केसेस को ट्रैक करना, केसेस को सॉल्व करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इतना ज्यादा है। आप कहीं जाइएगा, आपको पेमेंट जो है वो यूपीआई के थ्रू आजकल बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। तो ये आप जान के चलिएगा कि जो ये पूरा आपका यूज होता है मोबाइल फोन के थ्रू पेमेंट्स करने का, बात करने का, ये आप क्लू देते हुए चलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। जिस टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, उस टाइम केसेस को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता था, अभी काफी आसान। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मर्डर केस की जो हेडलाइंस में छाया हुआ है। राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हुई हत्या और इसमें उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर लगा है प्लानिंग का आरोप। इस केस में नार्को टेस्ट का भी जिक्र हो रहा है। क्या ये सच सामने ला पाएगा? हमारे साथ है एक लीगल एक्सपर्ट जिनके साथ हम इस केस के कानूनी पहलू, नार्को टेस्ट की एडमिसिबिलिटी और जस्टिस सिस्टम पर इसका इम्पैक्ट समझेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नार्को टेस्ट आखिर होता क्या है और पुलिस इसे किस केस में और क्यों यूज करती है? सोनम रघुवंशी केस में स्पेसिफिकली नार्को टेस्ट का जिक्र क्यों हो रहा है? देखिए, नार्को टेस्ट मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टिगेशन का टूल है, जिसमें जो पुलिस है ये जानने की कोशिश करती है कि एक ऑफेंस जो है उसको किस तरह से किया गया। क्योंकि जब अपराधियों की बात आती है तो कई बार अपराधी क्या होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करते, वो बताते नहीं है कि हमने आखिर किन किन लोगों की मदद की, हमने वेपन ऑफेंस है उसको कहाँ डिस्ट्रॉय किया, हमने किस तरीके से पूरी चीजें प्लान की एक क्राइम को करने की। तो ये जो चीजें हैं, जब एक अपराधी या मैं ये कहूंगा एक्यूज, क्योंकि जब तक साबित नहीं हो जाता हम अपराधी नहीं कह सकते। अगर एक एक्यूज जो है, आरोपी, वो पुलिस को नहीं बता रहा है और पुलिस ये जानना चाहती है कि किस तरीके से इस पूरे अपराध को अंजाम दिया गया है, उस केस में एक टूल होता है जिसमें पुलिस जानने की कोशिश करती है कि क्या मॉडुस ऑपरेंडी था, किस तरीके से अपराध किया गया, किस किस लोगों की कॉन्स्पिरेसी थी। चेन ऑफ इवेंट्स जो होता है ना, वो भी बहुत जरूरी होता है। अगर कोई भी क्रिमिनल केस अगर आप देखें, उसको अगर प्रूव करना है तो चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो बहुत जरूरी होती है। और इस वजह से क्या है कि जो अपराधी हैं उनको या फिर जो आरोपी हैं उनको प्रूव करने के लिए कि हाँ, इस तरीके से जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई थी, इस तरीके से ये पूरा अंजाम दिया गया था अपराध को, इस चीज को ढूंढने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये एक टूल है। इस टूल में क्या होता है कि जो एक आरोपी है उसको एक हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, उसको ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिससे वो सेमी कॉन्शियस स्टेज में आ जाता है। सेमी कॉन्शियस स्टेज में आने के बाद उससे जो जो पूछा जाता है वो धीरे धीरे बताना लगता है। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर पूरा कॉन्शियस है तो वो जवाब देगा नहीं, और पूरा अनकॉन्शियस है तब भी वो जवाब नहीं देगा। सेमी कॉन्शियस स्टेज एक ऐसी होती है कि वो सुन रहा है लेकिन उस पे अपना दिमाग अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो वो क्या कर रहा है, जो उसको पता है वो बोलता जाएगा, वो सेमी कॉन्शियस स्टेज में। तो नार्को टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया। पॉलीग्राफ टेस्ट जो होता है उसमें ये देखा जाता है कि क्या एक व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल रहा। क्योंकि जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके अंदर बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब आप अचानक से सोचते हैं कि अच्छा इसको मुझे इस तरीके से बताना है, तो वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो उस चीज को पकड़ लेते हैं कि इस बॉडी में जो है अभी ये केमिकल रिएक्शन हुआ या ये चेंज आया, आपका जो पूरा तंत्र है बॉडी के अंदर। तो वो सारी चीजें देखी जाती हैं पॉलीग्राफ टेस्ट में, नार्को एनालिसिस टेस्ट में। और नार्को एनालिसिस टेस्ट में सेमी कॉन्शियस स्टेज में एक व्यक्ति को लेके जाया जाता है, जहां पर वो इन्वेस्टिगेटर्स के जो सवाल हैं उनका जवाब देता है। क्योंकि जब आप क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, क्रिमिनल लॉ में एक आदमी को तभी कन्विक्ट किया जाता है जब हमारे कोर्ट्स ने एक टर्म बना रखी है, व्हेन ए पर्सन इज फाउंड गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कब होगा, जब पूरी की पूरी चीज जो है पुलिस जो है उसको सुलझा पाएगी, कड़ी से कड़ी मिला पाएगी। इफ एनी लिंक इज मिसिंग इन द स्टोरी, देन इट डजंट बिकम ए फुल प्रूफ केस, और वो फिर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो बन नहीं पाता है। इस वजह से वो कड़ियां जोड़ने के लिए ये जरूरी होता है कि इन्वेस्टिगेट करे पुलिस। और उसमें ये मैं आपको सिर्फ बता दूं, ये जो है ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है।
चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट हो, चाहे वो नार्को एनालिसिस टेस्ट हो, इस चीज को आप ध्यान रख के चलिएगा। सर मेरा सवाल ये है कि क्या नार्को टेस्ट से निकली बातें कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज हो सकती है या ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक ही लिमिटेड होता है? देखिए, जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है या पॉलीग्राफ टेस्ट है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का प्रिंसिपल जानना होगा। जो आर्टिकल 20 है, अनुच्छेद 20, और उसका पार्ट 3 जो है, वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट है एक व्यक्ति का कि उसको फोर्स नहीं किया जा सकता अपने खिलाफ एविडेंस देने के लिए। ही हैज अ राइट टू रिमेन साइलेंट। तो जब आप नार्को एनालिसिस टेस्ट करते हैं, तो जो आरोपी है उसके ऊपर उसको एक संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि उसको जबरदस्ती उसके खिलाफ बुलवाया नहीं जा सकता कि तुम अपने खिलाफ एक एविडेंस दो। तो उसका ये संवैधानिक हक है कि वो चुप रह जाए। तो जब नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई थी और कोर्ट ने इस चीज पर क्लैरिफाई किया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है नार्को एनालिसिस टेस्ट तो किया जा सकता है, लेकिन जो बातें निकल कर आएंगी उसमें से, उसको एविडेंस के तौर पर कोर्ट में यूज नहीं किया जा सकता। और दूसरा, इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। हम्म। जब भी कोई अपराध को प्रूव किया जाता है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बनता है, उसमें देखा जाता है। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट, ये जितने टेस्ट हैं, ये सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है उसकी तरफ तो इशारा कर सकते हैं, लेकिन इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति का कि उसके खिलाफ, खुद के खिलाफ बयान देने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। तो ये क्यों किया जाता है, क्यों अलाउ किया जाता है? ताकि पुलिस ये जान पाए कि अपराध आखिर हुआ कैसे था, उसमें कड़ियां क्या थी। वो तो पुलिस जान सकती है, इन्वेस्टिगेशन तो कर सकती है, लेकिन उसको आप अदालत में सबूत के तौर पर इस नार्को एनालिसिस टेस्ट को यूज नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले क्लैरिफाई होना चाहिए। सर सो किन हाई प्रोफाइल केसेस में नार्को टेस्ट अभी तक सक्सेसफुली यूज किया गया है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा? देखिए, सबसे बड़ा जो केस हमारे सामने आता है तो वो 2611 का जो आरोपी था, कसाब, अजमल कसाब, जब उसको पकड़ा गया था तो पूरा, जब भारत ये जानना चाहता था ये कॉन्स्पिरेसी कहाँ रची गई, कैसे किया गया, तो उस केस में उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट किया गया था और वो यूट्यूब पे अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल भी जाएगा उसका वीडियो। तो वो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल केस था जिसमें ये नार्को एनालिसिस टेस्ट यूज किया गया था। बाकी बहुत सारे केसेस ऐसे, जब पुलिस को लगता है कि कोई आरोपी जो है वो मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है या पूरी तरह चीजें नहीं बता रहा और बहुत हाई प्रोफाइल केस है और पुलिस एक फुल प्रूफ केस बनाना चाहती है और पुलिस को लगता है कि इसके बिना हो नहीं पाएगा। ये भी समझिए, ये नहीं है कि पुलिस हर केस में जो है नार्को एनालिसिस टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट कर लेगी। पुलिस को अगर लगता है, या पुलिस ना हो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई हो या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, अगर उसको ये लगता है कि बिना पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट के बिना काम नहीं चल पाएगा, केस नहीं खुल पाएगा, उन केसेस में ये यूज किया जाता है। ये मैटर ऑफ रूटीन की तरह इसको नहीं यूज किया जाता, ये भी जान के चलिएगा। ये नहीं है कि हर केस में पुलिस जो है यही वाला जो तरीका है वो अपनाती है, तो ऐसा नहीं हो। तो सर अब नार्को टेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन का अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्या पुलिस टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट करेगी या अक्यूज्ड को अलग-अलग इंटेरोगेट करके उनके स्टेटमेंट्स मैच करेगी? ऐसे केसेस में इंटेरोगेशन और एविडेंस कलेक्ट करने के और कौन से तरीके यूज किए जा सकते हैं? देखिए, जो एक तो हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का रेगुलर तरीका है पूरा इन्वेस्टिगेशन करने का, उसके थ्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आजकल यूज की जाती है, आजकल फाइनेंशियल एविडेंस। हम्म। क्योंकि क्या होता है कि एक व्यक्ति जो चल रहा है, आजकल यूपीआई से पेमेंट करता है, सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो ट्रैक्ड होती हैं, कि अगर कोई व्यक्ति मूव किया तो उसका जो फ़ोन लोकेशन है उससे सारा पता लगता है कि वो कहाँ-कहाँ चला, किस-किस से बात हुई, किस-किस को पेमेंट हुई, किस होटल में रुका, किस जगह खाना खाया। तो आप ये सोचिए कि ये जो आपका जो फ़ोन के अंदर यूपीआई है या पेमेंट्स होती हैं, वो एक एविडेंस होती है, वो पुलिस कलेक्ट करती है। उसके अलावा जो टेलीकॉम कंपनी है, उससे डेटा माँगा जाता है कि ये जो सिम है, वो सिम जो है कहाँ-कहाँ मूव किया है, उस सिम के थ्रू किस-किस को कॉल्स किए गए हैं। जो फ़ोन है, फ़िज़िकल जो है फ़ोन अगर हाथ में ले लिया जाए, तो उसका एनालिसिस किया जाता है कि व्हाट्सऐप से या फिर बाकी
किसी ऐप के ज़रिए किस-किस को मैसेज किया गया है, उसकी हिस्ट्री रिट्रीव करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारा एविडेंस जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो है एविडेंस आप ये देखिए आजकल कैसे पता लग जाता है कि फलाँ व्यक्ति जो है इस जगह होगा। हुँ, जब किसी व्यक्ति की तलाश होती है, जब कोई आरोपी होता है, उसके सारे रिश्तेदारों के मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, वो पुलिस ट्रैक कर रही होती है। किसी को भी अगर कहीं से फ़ोन आ गया कि हाँ, मैं यहाँ पर हूँ, तो उसका जो आरोपी है, जहाँ से फ़ोन आया उसको ट्रैक करती है पुलिस, जो रिश्तेदार को फ़ोन आया उसको ट्रैक कर रही होती है पुलिस। तो इन तरीकों से आजकल मैं आपको बताऊँ आजकल आसान हो गया है पुलिस के लिए, केसेज़ को ट्रैक करना, केसेज़ को सॉल्व करना क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इतना ज़्यादा है, आप कहीं जाइएगा आपको पेमेंट जो है वो यूपीआई के थ्रू आजकल बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो ये आप जान के चलिएगा कि जो ये पूरा आपका ब यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन के थ्रू पेमेंट्स करने का, बात करने का, ये आप क्लू देते हुए चलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि इस तरीके से यहाँ पे भी ये व्यक्ति जा रहा है, इससे बात कर रहा है, इसको मैसेज भेज रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है पुलिस यूज़ करती है और पहले से ज़्यादा आसान है। जिस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, उस टाइम केसेज़ को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता था, अभी काफ़ी आसान हो सर जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है, तो मेरा अगला सवाल ये है कि इस केस में 3 अलग-अलग राज्यों की पुलिस, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मेघालय की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि जब मल्टीपल स्टेट पुलिस फोर्सेस इन्वॉल्व्ड होती है, तो उन्हें किस तरह कोऑर्डिनेट करना चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेशन देखिए इफेक्टिव हो? हाँ, मैं आपको बताऊँ कि चाहे कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हो, अल्टीमेटली जो भी जानकारी जुटाई जाएगी, वो उस पुलिस से शेयर कर दी जाएगी, साझा कर दी जाएगी, जिसके थाने में एफआईआर रजिस्टर की गई है, जहाँ पर केस प्रोसिक्यूट हो रहा है। तो ये सारी जो मैं आपको ये बताऊँ कि ये कड़ियाँ ज़रूर जोड़ रही है पुलिस, कि जो भी राज्य में अगर कोई एक ऑफ़ेंस जो हुआ है, उसकी कड़ियाँ अगर किसी दूसरे राज्य में है, तो वहाँ की पुलिस ज़रूर इन्वेस्टिगेट करेगी और ये सहयोग भी माँगा जाता है पुलिस के द्वारा। अगर एक राज्य की पुलिस है और दूसरे राज्य की पुलिस से सहयोग भी माँगती है, तो वो सारी एविडेंस कलेक्ट करके एट द एंड ऑफ द डे उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाकर वो शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को अगर आप देखें कि ये जो पूरा मामला है, इसमें आखिरकार यही आएगा कि जो पुलिस एफआईआर को प्रोसिक्यूट कर रही है, जो केस आगे चला रही है, उसके पास ये सारी जानकारी दे दी जाएगी, सारा एविडेंस कलेक्ट करके उस अदालत में भेजा जाएगा, जहाँ पर ये केस चलेगा। तो सर जैसे हमने डिस्कस किया कि सोनम रघुवंशी के केस में नार्को टेस्ट, मल्टी स्टेट इन्वेस्टिगेशन और लीगल स्ट्रेटेजी ये सब एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। ये केस सिर्फ़ एक हाई प्रोफ़ाइल क्राइम नहीं बल्कि हमारे सोशल सिस्टम का रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है। तो सर थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने वैल्यूएबल लीगल इनसाइट्स जो आपने शेयर किए। आपका पर्सपेक्टिव ने इस डिस्कशन को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया है और आप सभी व्यूअर्स का भी धन्यवाद। आज से ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे अवेयर।